हमारी तो किस्मत ही फूट गई। हे भगवान, किसी दुश्मन को भी हमारी बहू जैसी बहू मत देना। अब बताइए भला, ये उम्र है हमारी कोई किचन में काम करने की? मती मारी गई थी हमारी जो हमने राम प्रसाद की लड़की मांगा है अपने बेटे के लिए। अरे क्या कमी थी आखिर हमारे बेटे में? करोड़ों में एक है हमारा हीरा बेटा। हमें नहीं पता था जिसे हम इतना अच्छा समझ रहे थे वो इतनी बुरी लड़की निकलेगी और हमारा ये हाल कर देगी। हे भगवान, हम किसे जाकर अपना दुख सुनाए? जाते हैं पड़ोस में सविता दीदी के यहाँ, सविता दीदी को जाकर सारी बातें बताएंगे, थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाएगा। सावित्री, सावित्री, ना जाने ये सावित्री कहाँ चली गई। हो ना हो अपनी बहू की बुराई करने ही गई होगी पड़ोस में। हे भगवान, ये सावित्री कब सुधरेगी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। दिन रात बहू के पीछे ही पड़ी रहती है। उसका खाना पीना उठना बैठना तक हराम हो गया है इसके मारे। बेचारी लड़की का जीना हराम करके रख दिया है इसने। रूपाली बेटा, रूपाली बेटा। जी पापा जी। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पापा जी, बहुत तेज फीवर है मुझे, मेरी उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। रूपाली बेटा, मैं अभी अभिषेक को फोन करता हूँ, वो आते आते डॉक्टर को लेकर आ जाएगा। जी पापा जी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम आराम करो, तुम्हें उठने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरी तकलीफ को कितने अच्छे से समझते हैं। और एक मम्मी जी हैं जो मेरी हर तकलीफ को बहाना ही समझती हैं। ना जाने मम्मी जी मुझे कब समझेंगी। 1 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन आज तक कभी मैं ऐसे बिस्तर में सोकर नहीं रही हूँ। और ये 2-3 दिनों से क्या मुझे फीवर आ रहा है। उन्होंने तो जीना हराम कर दिया है मेरा। ना ही घर पर डॉक्टर को लाने देती हैं, ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाने देती हैं। मैं दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ तो एक बार भी आकर नहीं पूछती हैं कि बहू तुम्हें कैसा लग रहा है। कोई किसी की दुख तकलीफ को नहीं बांटता, लेकिन एक दूसरे से पूछ लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। महारानी बुखार का बहाना लेकर बिस्तर में पड़ी है कि उठ गई। ना जाने कौन से बुरे मुहूर्त में हमने इस लड़की को अपने घर की बहू बनाया था। किस्मत फूट गई हमारी तो। तुम्हारा हो गया हो तो तुम थोड़ा शांत हो जाओ। देख नहीं रही हो बहू 2 दिनों से बीमार पड़ी है। क्या तुमने एक बार बहू के कमरे में जाकर पूछा कि बहू तुम्हें कैसा लग रहा है? वाह वाह, बहुत अच्छी कही आपने। हाँ हाँ, अब मेरे पास बस यही काम रह गया है, मैं बहू के कमरे में बार बार जा जाकर उसकी खैर खबर पूछूं। जरा सा हाथ पैर क्या दुखे, बिस्तर पकड़कर बैठ जाती है, जरा सा सिर में दर्द हुआ कपड़ा बांध लेती है। उससे कहना ये नौटंकी किसी और को दिखाना। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब काम चोरी के बहाने हैं। मैंने अपनी उम्र ऐसे ही नहीं गवा दी है इतनी, बहुत तजुर्बा है मुझे। इसके जैसी कई लड़कियां देखी है मैंने अपने जीवन में, और मुझे ऐसी औरतों को बहुत अच्छे से राइट करते आता है। देखो सावित्री, वो हमारी बहू है और हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है उसके सुख दुख में उसका साथ देना। आज तक तो कभी हमारी बहू इस तरह बीमार नहीं हुई है। तुम ही बताओ, पूरा 1 साल हो गया उसे यहाँ पर आए हुए, कभी तुमने देखा है कि इस तरह वो बिस्तर पर सोई रहे? वो आज तक इस तरह बिस्तर में सोकर नहीं रही है। सच में उसकी आज बहुत तबीयत खराब है, इसलिए वो सोई है। कैसी औरत हो तुम, औरत होकर औरत का ही दर्द नहीं समझ पा रही हो। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही सुनाओगे, उस बहू को जाकर थोड़ी ना तुम कुछ बोलोगे। उसे जाकर बोलो, मुझे तो सुना लिया आपने। और हाँ, एक बात और, मैंने कितने बार आपको बोला है हम सास बहू के बीच में आप मत बोला करो। औरतों के बीच में बोलने वाला इंसान बालिया होता है, इसीलिए आप मेरे और बहू के बीच में बोलना बंद करो। मैं उसकी सास हूँ और मुझे कैसे अपनी बहू को हैंडल करना है मैं देख लूंगी। आज मैंने यदि उसे ऐसे ही छूट दी तो वो सिर पर बैठ कर नाचेगी, जीना हराम कर देगी, इसी तरह बहाना कर कर सोई रहेगी और मुझे घर के कामों में भिड़ाएगी। लेकिन मैं इस तरह से काम करने वाली नहीं हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लेना तुम, सास हूँ मैं सास, और सास होने के नाते मुझे क्या करना है क्या नहीं वो सब मैं देख लूंगी। आप हम लोगों के बीच में ना ही बोलो तो बहुत बेहतर होगा। महारानी, उठकर खाना पीना बनाओ। हे भगवान, ये कब सुधरेगी? मुझे समझ में नहीं आता। इसके ऐसे बर्ताव से घर का माहौल खराब होते जा रहा है। ये क्यों नहीं समझ रही है इस बात को? क्यों बहू को कोसते रहती है? बस दिन रात उसे उल्टे सीधे बोलना, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। इतनी अच्छी बहू मिली है हमें, उसकी कदर नहीं कर सक रही है ये। मोहल्ले पड़ोस की बहुओं को देखो जरा, कैसे कैसे रंग दिखा रही हैं। दिन रात अपने सास ससुर से लड़ना झगड़ना, परिवार वालों का जीना हराम करके रखी है उन्होंने। और हमारी तो इतनी अच्छी बहू है, फिर भी ना जाने क्यों। पापा, क्या हुआ? फिर लड़ाई झगड़े हुए हैं लगता है घर में। माँ ने जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा। अरे बेटा, वही तेरी माँ का रोज का वही नाटक है, बस आए दिन बहू की बुराई करना, बहू से लड़ना झगड़ना, यही आता है तेरी माँ को। बेटा, कभी कभी तो मुझे बहुत त्रस्त जैसा लगता है, ना जाने तेरी माँ कब सुधरेगी। जा जाकर रूपाली बहू को देख, उसे बहुत तेज फीवर है। जी पापा, ठीक है। रूपाली, रूपाली, आप आ गए ऑफिस से? हाँ रूपाली, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है रूपाली। रूपाली, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, जा जा डॉक्टर को बुलाकर ले आ। उसकी सेहत बढ़ा रहा है तू, ऐसा नहीं कि 2 तमाचे लगाऊं तो सारा बुखार उतर जाए। माँ, कैसी बातें करती हैं आप देख नहीं रही हैं रूपाली को कितना तेज बुखार है? जरा छू कर तो देखिए उसे। सुबह से लेकर रात तक बिस्तर में पड़ी रहेगी, शरीर तो गर्म होगा ही ना। अरे बेटा, तू नहीं जानता ये सब काम चोरी के बहाने हैं। ये जानबूझ के तुम लोगों के सामने बिस्तर में पड़ी रहती है ताकि तुम लोग इस पर तरस खाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। मैंने तो अच्छे अच्छों के यहाँ से बुखार उतरते देखे हैं। 3-4 लोगों का खाना पीना नहीं बना सक रही है ये उठकर। हम भी तो अपने ससुराल में कभी रहे होंगे, हमें कभी ऐसा बुखार आ जाता था तो तुम्हारी दादी हमें बिस्तर में लेटना तो दूर, कमरे में तक नहीं जाने देती थी। हमारा शरीर अंगार के जैसे तपते रहता था, लेकिन मजाल है कि कोई हमें बोल देता कि जाओ जाकर सो जाओ। माँ,
1 साल हो गए रूपाली को इस घर में आए हुए, आज तक वो कभी ऐसे बिस्तर में सोई है क्या? आपको ये क्यों लग रहा है कि रूपाली बहाना कर रही है? और माँ हमेशा आप एक ही बात क्यों करती हैं कि दादी ने आपके साथ ये किया, दादी ने आपके साथ वो किया? जैसा दादी ने आपके साथ किया आप भी अपनी बहू के साथ वही करोगे क्या? हद है यार मम्मी, आप किसी की तकलीफ को नहीं समझोगे तो आपकी तकलीफ कौन समझेगा, ये बताइए। अरे नालायक, तुझे इसी दिन के लिए मैंने पैदा किया था, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। तेरी शादी ब्याह की थी मैंने कि तू मुझे अपनी बीवी के सामने 4 बातें सुना सके। तू ऐसा नहीं था बेटा, तू ऐसा नहीं था। शादी के बाद तो तू पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। अरे तेरे जैसी औलाद से अच्छा तो मुझे भगवान औलाद ही ना देता। कम से कम मुझे ये दुख तो ना होता कि मेरे बेटे ने मुझे पलट कर जवाब दिया। अरे बेटा क्या बीत रही है मेरे दिल पर मैं ही जानती हूँ। तूने आज मेरा जाने दो, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। हे भगवान, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। रोज रोज की टेंशन से परेशान हो गया हूं मैं। बीवी की तरफ बोलो तो माँ को गुस्सा आती है, माँ की तरफ बोलो तो बीवी को गुस्सा आती है, बीच में फंस कर रह गया हूं मैं। क्या हुआ अनुराग बेटा? पापा, माँ को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बीवी का गुलाम हो गया हूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ पापा। एक तो ऑफिस से थक हार कर आओ और घर में आकर ये सब होता है। मैं समझ सकता हूँ अनुराग बेटा तेरे मन की दशा, तू दिल छोटा मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुक बेटा, मैं तेरे लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ। पापा जी आप परेशान मत होइए, मैं बना देती हूँ कॉफी, खाना भी बना लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है रूपाली खाना बनाने की, इतना तेज बुखार है तुम्हें, मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। हाँ बेटा तुम आराम करो, खाना पीना की टेंशन मत लो, हमेशा तो तुम ही काम करती हो ना, 1-2 दिन ना भी करोगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अनुराग बेटा, रूपाली बेटा तुम आराम करो। क्या बोला बेटा डॉक्टर ने? पापा रूपाली को वायरल फीवर है, 2-3 दिन लग जाएंगे रूपाली को ठीक होने में, मेडिसिन तो दे दिया है डॉक्टर ने। हाँ बेटा थोड़ा ख्याल रखना बेटा रूपाली का। जी पापा। राहुल बेटा मैं समझ सकता हूँ तेरे मन की बात, ऐसे ही मेरे साथ भी होता था। जब तेरी दादी तेरी माँ को उल्टा सीधा बोलती थी तो मैं तेरी माँ का पक्ष लेता था। जैसा तेरी माँ तुझे बोल रही है वैसे ही तेरी दादी भी मुझे बोलती थी। एक बार तो ऐसा ही हुआ बेटा, तेरी दादी तेरी माँ से बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही थी और मैंने तेरी दादी को थोड़े ऊंचे स्वर में बोल दिया था तो तेरी दादी ने मुझे मार तक दिया था बेटा। क्या पापा, दादी ने आपको मार दिया था? हाँ बेटा तेरी दादी ने मुझे मार तक दिया था। बेटा आज जिस स्थिति से तू गुजर रहा है उस स्थिति से मैं 35 साल पहले गुजर चुका हूँ, इसलिए तेरे दिल की हालत बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। बेटा ऐसी परिस्थिति में सिर्फ बीवी का पति और माँ का बेटा ही पिसता है। हाँ पापा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन पापा जब माँ इस दर्द से गुजर चुकी हैं तो फिर वो अपनी बहू को अच्छे से क्यों नहीं रखती हैं? वो रूपाली के साथ भी ऐसा ही व्यवहार क्यों करती हैं जैसे दादी ने माँ के साथ किया है? पता नहीं बेटा, ये तो अपनी अपनी सोच है बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ हल निकाल ही लूंगा। हाय राम, देखो तो जरा इस नालायक लड़के को, अपनी बीवी को आराम करा रहा है और अपनी माँ को रसोई के काम में लगा कर रखा है। माँ आप चिंता मत कीजिए, आप भी काम मत करिए, मैं बना लूंगा खाना। हाँ हाँ बस यही बाकी रह गया था बीवी के होते हुए, अब तू चूल्हा चौका संभालेगा। अरे 4 लोग क्या सोचेंगे जब तुझे खाना बनाते हुए देखेंगे वो लोग? कौन 4 लोग देख रहे हैं माँ, ये बताइए? कोई हमारी रसोई के अंदर घुसकर नहीं देख रहा है कि खाना कौन बना रहा है, इसलिए इस बात की आप चिंता मत करो। हाँ हाँ बेटा तेरे साथ मैं भी खाना बनाऊंगा, चल। हाँ हाँ ठीक है, जाओ दोनों बाप बेटे मिलकर खाना बनाओ, अब यही काम तो बाकी रह गया है तुम दोनों के पास। भाग्यवान, तुम्हें काम नहीं करना है तो तुम मत करो। ये क्या हर बात पर बस तुम्हें व्यंग कसना है, हो गया, थोड़ा अपने स्वभाव को सरल बनाओ। मैं सास हूँ सास, और सास ऐसी ही होती है, यदि सास तेज तर्राट ना हो ना तो बहुएं उसे चैन की 2 रोटी भी खाने ना दे। ये तुम्हारी सोच है। ये सोच भी मुझे तुम्हारी माँ से मिली है, तुम भूल गए हो शायद तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया था। मुझे सब याद है। और ये मेरा लड़का, ये लड़का तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। सावित्री बात बात पर अपने बहू बेटे को कोसना बंद करो, तुम कुछ ज्यादा ही तेवर बता रही हो अपने। हाँ हाँ आप भी ऐसा ही बोलोगे मुझे। जब मेरी माँ तुमसे झगड़ा करती थी तब मैं भी तो तुम्हारा पक्ष लेता था ना, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो? और आज हमारा बेटा जब अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है तो तुम उसे क्या कुछ नहीं बोल रही हो? जोरू का गुलाम न क्या क्या बोल रही हो तुम? चलिए पापा हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। हाँ चलो बेटा। हाँ हाँ जाओ जाओ बनाओ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल रसोई छूने वाली नहीं हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। सावित्री, ओ सावित्री, आओ काकी बैठो। क्या बात है सावित्री, बहुत गुस्से में लग रही है। काकी गुस्सा होने वाली बात ही है। अच्छा ये बता तेरी बहू कहाँ है? 2-3 दिनों से दिख नहीं रही है, कहाँ रहेगी काकी? आराम फरमा रही है अपने कमरे में, जरा आराम करने का थोड़ा ज्यादा ही चस्का लगा है उसे। अच्छा अरे पेट से है क्या तेरी बहू? वैसे भी 1 साल हो गए हैं दोनों की शादी को। अरे नहीं नहीं जिज्जी, बुखार का बहाना करके पड़ी है बिस्तर में, तो क्या ख्याल है तेरी बहू का? तुझे दादी बनने का सुख देगी या नहीं पता नहीं काकी जी, 1 साल तो हो गए शादी को, माँ बनती भी है या बांझ रहती है। मेरे तो कर्म फूट गए काकी जी इस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। अरे ये चौके से बर्तनों की आवाज कैसे आ रही है? काकी जी मेरा बेटा अपनी बीवी को आराम करा रहा है। हैं? हाँ काकी जी, और दोनों बाप बेटे मिलकर रसोई में खाना बना रहे हैं। हे भगवान क्या जमाना आ गया है, बहू के होते हुए दोनों बाप बेटे खाना बना रहे हैं। देख सावित्री अभी से समझा देती हूँ तुझे, थोड़ा बहू की लगाम खींच कर रख, वरना ऐसा ना हो
कि जैसे आज बाप बेटे खाना बना रहे हैं, कल को तुझे रसोई में जाना पड़े और अपन महारानी की तरह बैठकर ऑर्डर लगाए। नहीं नहीं काकी जी, इन सब बातों से निश्चित रहो आप। मुझे ऐसे लोगों को काबू में करना बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है काकी जी, आज बहुत फुर्सत में आए हो आप हमारे घर। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस टहलने निकली थी तो सोचा सावित्री से मिलते हुए चली जाऊं। वैसे बेटा, सावित्री ने बताया तू रसोई में खाना बना रहा है। हाँ काकी जी, वो क्या है, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं और अनुराग मिलकर खाना बना रहे हैं। लेकिन बेटा। काकी जी लेकिन मुझे मत बताइए आप। मैंने तो सुना है आपके घर में 3-3 बहुएं हैं, फिर भी आप अपना खाना बनाती हो, अपने कपड़े धोकर डालती हो, अपने बर्तन साफ करके रखती हो। काकी जी किसके घर में क्या चल रहा है, ये सब छोड़कर थोड़ा अपने घर पर ध्यान दोगी ना, तो शायद आगे चल के आपको 2 रोटी प्रेम की मिल सके। आपके इन्हीं लक्षणों के कारण आपकी बहुएं आपको 1 गिलास पानी के लिए नहीं पूछती। मैंने तो ये भी सुना है। सावित्री, मैं तो यहाँ तेरी खैर खबर लेने आई थी। मुझे क्या पता था कि मुझे मदन यहाँ 4 बातें सुनाएगा। काकी जी आपको यहाँ आने के लिए मना ही नहीं है, बस आप आग में घी डालने का काम बंद कर दीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं तो सावित्री का भला ही सोच रही थी। सावित्री का भला सोचने से पहले अपना भला सोच लो काकी जी। पड़ गई तुम्हारे दिल को ठंडक। बेचारी काकी जी का दिल दुखाकर। तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है वो? हाँ उम्र में तो बड़ी हैं, लेकिन हरकतें बड़ों जैसी नहीं है उनकी। उनके कर्म ऐसे हैं जो उन्हें रुला रहे हैं। और एक बात कान खोल कर सुन लो सावित्री, यदि तुम्हारे ऐसे ही लक्षण रहे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें भी तुम्हारी बहू 1 गिलास पानी के लिए तक नहीं पूछेगी। पापा दाल सब्जी तो बन गई है, रोटी कैसे बनाएंगे अब हम? बेटा कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ रोटी। पापा आपसे रोटी बन जाएगी? बेटा कोशिश तो करते हैं, कोशिश करने में कौन सी बुराई है। हाँ ठीक है पापा। पापा देखिए सब्जी बघारते समय मेरे हाथ में तेल उचट गया। बेटा सुबह तक तो इसमें छाले आ जाएंगे। तुम एक काम करो बेटा, रहने दो, मैं खुद रोटी सेक लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ऐसा तो होगा ही। अपनी बीवी को आराम करा रहे हो और खुद किचन में खाना बना रहे हो, तो ऐसा ही होगा। भगवान कभी तो अच्छी बात कर लिया करो, सिवा ताने छींटे मारने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। जाओ यहाँ से, तुम्हें कौन बोल रहा है खाना पीना बनाने के लिए। जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती हम लोग खुद मिलकर खाना बना लेंगे। जब बहू ठीक हो जाएगी तो वो आकर किचन संभाल लेगी। हाँ हाँ, मुझे क्या पड़ी है, बनाओ बनाओ। जितना सर पर बैठा रहे हो ना तुम बहू को, बाद में तुम लोगों को ही पछताना पड़ेगा। और तुम बेटा पूरे जोरू के गुलाम ही बने जा रहे हो। वो दिन दूर नहीं जब तुमसे वो अपने पैर न दबाए। देखो सावित्री फालतू की बातें मत करो। हाँ, मुझे क्या पड़ी है, करो। मैं तो ये सब नाटक सहने वाली नहीं हूँ उसके। बेटा तू अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। पापा माँ की इन कटाक्ष भरी बातों से मुझे बहुत दुख होता है। तुम जाओ बेटा, मैं रोटी सेक कर लाता हूँ। वैसे भी रात बहुत हो गई है। पापा आप अकेले कब तक परेशान होंगे, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, मैं आपकी हेल्प करते जाऊंगा। अरे बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं बना लूंगा। तू जा बहू के लिए खिचड़ी ले जा और उसे दवाई गोली भी दे दे। हाँ पापा ठीक है। देखो तो जरा दोनों बाप बेटों को कितनी सेवा कर रहे हैं उस डायन की। उसे बिस्तर से उठने तक नहीं दे रहे हैं। भगवान मैंने नाश्ता बना दिया है, अनुराग भी ऑफिस जा चुका है, मैं भी दुकान जा रहा हूँ। थोड़ा बहू की तरफ ध्यान रखना, रात में और ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी उसकी। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है जो उसकी देखभाल करूंगी मैं। ठीक है मत करना, मैं दुकान जा रहा हूँ, आकर खाना बना दूंगा। लेकिन बस तुमसे विनती है, हमारे जाते ही किसी प्रकार का कलेश मत करना। हाँ हाँ, जैसे मुझे कलेश करने का शौक ही लगा है। सुबह सुबह तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। वैसे भी मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। रसोई संभालने से फुर्सत मिले तब तो तुम दुकान पर ध्यान दोगे। ऐसे कैसे आराम कर सकती है वो? अभी जाकर उसकी क्लास लगाती हूँ। महारानी बहुत आराम कर लिया तुमने। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ नौकर नहीं भेजे हैं जो तुम यहाँ पर आराम कर रही हो। मम्मी जी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। अरे तुम्हारा सर दर्द तो हमेशा ही बना रहेगा। सर दर्द का बहाना करके पड़ी रहोगी तो हो गया काम। तुम काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? वैसे भी तुम्हारे कारण आज मेरे पति और मेरा बेटा दोनों रसोई संभाल रहे थे। कैसी बहू हो तुम, शर्म आना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे होते हुए तुम्हारा पति और तुम्हारे ससुर खाना बना रहे हैं और तुम यहाँ पड़े पड़े आराम कर रही हो। तुम्हारी जगह हम होते तो शाम से पानी में डूबकर मर जाते। देखो ना फिर भी कितनी बेशरम है, पड़ी है बिस्तर में। सावित्री मैंने तुम्हें जाते जाते समझाया था कि बहू को बिल्कुल भी परेशान मत करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर क्या परेशानी है तुम्हारी ये बताओ। मैं कहाँ इसे परेशान कर रही थी, मैं तो बस इसकी खैर खबर पूछने आई थी। मैंने सब सुन लिया है, तुम ज्यादा झूठ मत बोलो। लेकिन आप तो चले गए थे ना दुकान। तुम्हारी बकबक के कारण मोबाइल भूल गया था मैं, बस वही लेने आया था तो देखा तुम यहाँ फिर से कलेश कर रही हो। ये तो हद हो गई है सावित्री। अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है कि नहीं है? कैसी औरत हो तुम, औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सक रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? हॉल में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। ये सब जो भी कुछ हो रहा है ना सब तेरे कारण हो रहा है। तुम क्यों कलेश करने पर तुली हो ये बताओ, तुम चाह क्या रही हो? मैं क्या चाहूंगी, तुम लेके कर मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? उस लड़की ने मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बनाकर रखा है। तुम्हें तक उसने किचन के काम करने पर मजबूर कर दिया है।
मुझे बहू ने नहीं बोला है किचन के काम करने के लिए। तुम बहू को बोल रही हो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आई? अरे बहू की तबीयत खराब थी तो तुम भी तो रसोई संभाल सकती थी ना। यदि मैं आज रसोई में जाकर खाना बना रहा हूँ तो तुम्हारे कारण बना रहा हूँ। तुम चाहती तो तुम खुद ही खाना बना सकती थी। अरे बहू के आ जाने से तुमसे तो रसोई ही छूट गई है। तुम अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि 4 लोगों का खाना बना सको। और एक बात और सावित्री, तुम ये बार बार क्यों बोलती हो हमारे बेटे को कि वो जोरू का गुलाम है? मेरी माँ जब तुमसे लड़ती थी, तुम्हें भला बुरा सुनाती थी, तो तुम्हारे साथ मैं खड़ा होता था कि नहीं बताओ? मैं भी तो तुम्हारे लिए बोलता था ना माँ से, तुम्हारे लिए लड़तक लेता था मैं माँ से। तब तुमने क्यों नहीं बोला कि मैं जोरू का गुलाम हूँ? बात जब बेटे बहू की आई तो तुम अपने बेटे को जोरू का गुलाम बोल रहे हो। और बार बार तुम मुझे ये क्यों याद दिलाती हो कि मेरी माँ ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो भी किया हो, लेकिन तुम अपनी बहू के साथ क्या कर रही हो ये बताओ। एक बात याद रखना, हमारे एक ही बहू बेटे हैं, तुम्हारी और हमारी सेवा वही करेंगे। आज बहू की तबीयत खराब है, यदि हमने 1-2 दिन खाना बना भी दिया तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। अब हमारी उम्र ढल रही है, ना जाने हमारे साथ कब क्या हो जाए, तो फिर वही दोनों हमारी सेवा करेंगे। एक बात याद रखना। अरे जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं होता, और मैं मर भी जाऊंगी ना तो उसके हाथ सेवा करवाने वाली नहीं हूँ। 1 साल हो गए शादी को, पोते का मुंह तक तो दिखा नहीं पाई मुझे। वो क्या खाक सेवा करेगी मेरी? बस भाग्यवान, बहुत हुआ। तुम ना ही मेरे गुस्से से समझ रही हो, ना ही मेरे प्रेम से समझाने से समझ रही हो। अब मुझे कुछ ना कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। आने दो अनुराग को। हे भगवान, आज तो ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रहे हैं। इनका गुस्सा बहुत भयानक होता है। मैं जाकर शांति से खाना बना लेती हूँ। पापा, आप इस वक्त यहाँ? आप दुकान नहीं गए थे आज? बेटा, मैंने दुकान जाना उचित नहीं समझा। दुकान से ज्यादा जरूरत घर में थी मेरी आज। क्या हुआ पापा, कोई बात हुई क्या फिर से? बेटा, वो सब जाने दो, मैंने एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला पापा? बेटा, मैं तुम्हारी गृहस्थी अलग कर रहा हूँ। ये क्या मजाक है पापा? बेटा, यदि घर में शांति चाहिए तो तुम्हें हमसे अलग होना ही पड़ेगा। दिमाग तो ठिकाने में है तुम्हारा? ये क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और ये मेरा अंतिम फैसला है। देखो बेटा, इस तरह रोज रोज की किलकिल से किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इसलिए बेटा, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम हमारे नए वाले घर में जाकर रहो। नहीं पापा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हम आप दोनों के बिना नहीं रह सकते पापा। बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। पास रहकर तो हमारी बहू ने तुम्हारी माँ के दिल पर जगह नहीं बनाई। हो सकता है दूर जाकर तुम्हारी माँ के दिल में थोड़ी सी जगह बन जाए उसकी। रूपाली, रूपाली। पापा जी, पापा जी, अनुराग क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, अनुराग बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं तुम्हारी गृहस्थी अलग कर रहा हूँ। पापा जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हम लोगों को अपने आप से अलग मत कीजिए। नहीं बेटा, हम तुम्हें अपने दिल से अलग नहीं कर रहे हैं। बेटा, ये हमारे और तुम्हारे सभी के लिए सही है। नहीं नहीं पापा जी, ये कुछ भी सही नहीं है। बेटा, यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये क्या बोल रहे हैं पापा जी आप? हाँ बेटा, ये मेरा आदेश है, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ। और आप बढ़िया कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो मैं इनके पैर में गिरकर इनसे माफी मांगू और इन्हें रोकूंगी? बिल्कुल नहीं। कल के जाने वाले अभी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या था, अनुराग और रूपाली अगले ही दिन घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सावित्री जी चाहते हुए भी कुछ ना बोल पाई, क्योंकि उनके आगे उनका घमंड जो आ रहा था, और वो बहू के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब क्या था, इसी तरह समय बीतता गया। अब तो सावित्री जी को सारे घर के काम अकेले ही करने पड़ते थे। 4 महीने बीत गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके सावित्री जी की तबीयत खराब रहने लगी। सावित्री, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? कैसी रहेगी, आपको तो पता है मेरा बीपी शुगर कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। ना जाने भगवान को क्या मंजूर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या पता मेरा जीवन कितने दिनों का बचा है। सावित्री, ऐसा मत बोलो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? है ना तुम्हारे बहू बेटे, वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। क्या सावित्री, वो तुम्हारे बहू बेटे नहीं है? नहीं, वो मेरे बहू बेटे नहीं है। दोनों को इस घर से गए हुए 4 महीने हो गए, लेकिन दोनों में से एक ने भी पलटकर इस घर में आने की कोशिश नहीं की। ना ही दोनों में से एक ने भी जानने की कोशिश की है कि माँ पापा जी कैसे हैं। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन उसी बेटे ने मुझसे इस तरह रिश्ता नाता तोड़ा है कि मेरा दिल ही जानता है। मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उन लोगों की चिंता खाई जाती है। ये सूनापन, ये अकेलापन मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोनों में से एक ने भी इस घर में आने की कोशिश नहीं की। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं नहीं सावित्री, किसने बोला तुम बुरी हो? सावित्री, तुम भी तो अपने बच्चों को एक आध बार फोन लगा सकती थी ना। तुम तो माँ हो, माँ तो बच्चों की 1000 गलतियां माफ कर देती है। क्या तुमने कभी पूछा बहू बेटों से कि कैसे हैं वो? जब मैंने उन्हें इस घर से जाने के लिए बोला था, तब तुम्हें रोकना था उन्हें। तुम्हारा पूरा अधिकार था रोकने का। तुमने रोका नहीं, वो लोग रुके नहीं। वो तो जा भी नहीं रहे थे, लेकिन मेरी कसम ने उन्हें मजबूर कर दिया था। दोनों के कान पकड़कर बोलती कि क्यों जा रहे हो, हम दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, हमें छोड़कर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अधिकार से बोलना था तुम्हें। बहू इस घर में थी तो तुम्हारी कितनी देखभाल करती थी। तुम्हारा शुगर बीपी ना बढ़े, इसलिए बहू तुम्हें कहीं नीम का काढ़ा, कहीं करेले का काढ़ा, ऐसी कई दवाइयां देते रहती थी, जिससे तुम्हारा शुगर मेंटेन रहता था और बीपी भी। लेकिन देखो, उसके जाने के बाद तुमने
अपने ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया है, तो आज उसका नतीजा देखो, तुम्हारा शुगर बीपी कितना हाई हो गया है। क्या तुम्हें अपने बहू बेटों की याद नहीं आती? आती है जी, बहुत आती है। मुझे अपने बहू बेटों की बहुत याद आती है। ना जाने मुझे क्या हो गया था। रूपाली तो अच्छी बहू बन गई, लेकिन मैं ही अच्छी सास नहीं बन पाई। उन लोगों के बिना एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं ही जानती हूँ। 4 महीने 4 साल के बराबर लग रहे हैं मुझे। अनुराग के पिताजी अकेले में जाकर अनुराग को फोन लगाते हैं और अनुराग को सारी बातें बता देते हैं कि उसकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो रही है। खबर सुनते ही अनुराग और रूपाली दोनों चले आते हैं। माँ उठिए। माँ। अनुराग बेटा, तू आ गया? हाँ माँ उठिए। अनुराग बेटा। माँ। बेटा तुम लोग आ गए? हाँ मम्मी जी। ये क्या मम्मी जी, हम इस घर से क्या गए? आपने अपनी सेहत पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। देखिए कितनी कमजोर हो गई हैं आप। हाँ माँ, बहुत कमजोर हो गई हैं आप। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बेटा शायद मेरी गलती माफी के लायक ना हो। मम्मी जी प्लीज आप माफी मत मांगिए। माफी हम लोगों को मांगनी चाहिए जो हम लोग आपको छोड़कर चले गए। रूपाली बेटा, तुझे मैंने कभी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जो मेरी सास ने मेरे साथ किया वही मैं तेरे साथ कर रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी बेटा कि मैं भी एक औरत हूँ। जब मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती थी तो मेरे दिल पर क्या बीतती थी, वो समय मैं भूल गई थी बेटा। लेकिन बेटा ये अच्छा भी हुआ, यदि तुम लोग इस घर से नहीं जाते तो शायद कभी मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। बेटा क्या अपनी सास को माफ करोगी तुम? जो भी गलती हुई है बेटा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ प्लीज अपने आप को आप इस तरह दोषी मत ठहराइए। मैंने भी आपको क्या कुछ नहीं बोला माँ, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा इन 4 महीनों में तुम लोगों ने एक बार भी घर आने की कोशिश नहीं की? सावित्री, बच्चे तो आ रहे थे घर वापस, लेकिन मैंने खुद ही बच्चों को रोक रोक कर रखा था। मुझे पता था ये सूनापन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर दिलाएगा, इसलिए मैंने इन लोगों को यहाँ पर आने से मना किया था। हाँ, हम लोगों की फोन में बातें होती रहती थी और मैं भी हफ्ते में 2-3 बार चले जाता था अपने बेटे के घर में। लेकिन आपने मुझे एक भी बार नहीं बताया कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। यदि मैं तुम्हें सारी जानकारी देते रहता तो तुम्हें ये एहसास कहाँ से होता। हाँ जी सही बोल रहे हैं आप भी मुझे माफ कर दीजिए जी। आपके साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया है मैंने। देखो सावित्री, पति पत्नी के बीच में ऐसी हल्की फुल्की नोकझोंक चलती ही रहती है, लेकिन जो तुम बहू के साथ कर रही थी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हाँ जी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। जो मेरे साथ हुआ है वही मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। ये इतनी बड़ी गलती नहीं दोहराऊंगी मैं। बेटा तू रो मत, तेरे रोने के दिन अब खत्म हो गए। तेरी माँ नहीं है ना बेटा, तू हमेशा मुझ में तेरी माँ को ढूंढती थी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ बेटा मैं तेरी माँ बनकर दिखाऊंगी। मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी बेटा। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। कैसी खुशखबरी बेटा? मम्मी जी आप दादी और पापा जी दादा बनने वाले हैं। सच में? अनुराग बेटा मैं दादी बनने वाली हूँ। सुना आपने, मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ हाँ भगवान, और मैं दादा। अब तो सावित्री जी की खुशी और भी ज्यादा दुगनी हो गई थी। सावित्री जी अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी। अब तो सावित्री जी अपनी बहू के आगे आगे काम करती थी और अपने वादे के मुताबिक सावित्री जी ने एक अच्छी सास बनकर भी दिखाया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।